ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, 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 जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तो नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, हमारी राइजिंग सिटी के राइजिंग स्टार बहुत सारे जगत में अपनी कैनवास के जरिए एक पहचान अलग से बना रहे हैं, और कला जगत में भी हमारी राइजिंग सिटी के राइजिंग स्टार्स ने हिंदुस्तान में वो पहचान बनाई है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि 6 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती, बचपन की मासूमियत उसमें समाई होती है। लेकिन 6 साल की उम्र में भी शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन और यहाँ तक कि सहज आवाज का जो तालमेल हमारी राइजिंग सिटी के राइजिंग स्टार ने दिया है, वो वाकई कमाल है। और आज राइजिंग सिटी के राइजिंग स्टार से हम आपको मिलाए कला जगत, जो अपनी हिंदुस्तान में एक हीरे के रूप में चमक जिन्होंने पैदा कर रखी है। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि खामोशी से बनाए रखिए पहचान अपनी, हवाएं खुद आपका तराना गाएंगी। और तराना जिनका हम सुनेंगे, जिनकी कला के तराने सुनेंगे। तो आइए दोस्तों, राइजिंग सिटी के हमारे ऐसे ही राइजिंग स्टार हैं डॉक्टर पीयूश्री शुक्ला, जिन्होंने एक हीरे के रूप में देश में कला जगत में अपनी पहचान बनाई है। डॉक्टर पीयूश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में। और आपके बारे में बहुत सुना है, आपकी गायकी, आपकी कला। तो ये कैसे यात्रा शुरू हुई बचपन में? सबसे पहले प्रमोद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर इंट्रोडक्शन देने के लिए। पता नहीं इसके लायक हूँ कि नहीं हूँ, बट फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं 6 साल की थी जी। तब से जैसे कहते हैं कि बिठा दिया जाना कि अब तुम्हें सीखना है म्यूजिक, वरना तो चलते फिरते घर में म्यूजिक का माहौल था। हाँ, बिल्कुल। आपके परिवार के बारे में हमने बहुत सुना है। जी जी, जी। माता जी रिनाउंड सिंगर हैं, क्लासिकल सिंगर हैं, दिल्ली घराने से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। आपके ग्रैंडफादर भी जी, ग्रैंडफादर बहुत माने हुए तबला उस्ताद के नाम से जाने जाते हैं। तो घर में माहौल ऐसा ही था कि चलते फिरते सुनते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे। लेकिन तालीम लेनी शुरू करी 6 साल की उम्र से, जब बिठा दिया गया हारमोनियम के सामने, अब तुम्हें गाना है, अब तुम्हें सीखना है। पहला गीत आपको याद है आपने कौन सा गुनगुनाया था? सबसे पहले थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी गुनगुना दीजिए। सबसे पहले राग यमन में मम्मी ने छोटा ख्याल सिखाया था, पिया की नजरिया। वाह, क्या बात। तो वो अभी भी दिल के बहुत करीब है। तो लाइन सुना दीजिए। जी जी, बिल्कुल। पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, मोहलियो मन प्रेम एक घड़ी, पिया की नजरिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पीयूष मतलब अमृत होता है, तो शायद इससे ही जुड़ा है आपका ये पीयूश्री नाम। जी जी, पीयूष यानी अमृत, श्री देवी जो अमृत का प्याला लिए खड़ी है। तो माँ सरस्वती आपकी वाणी में झलक रही है। पीयूश्री जी, जो ये संगीत का सफर ये कब तक चला और
कैसे उसमें टर्न आया, एक मोड़ आया? जी, जब छोटे थे तब तो मन नहीं लगता था, फिर भी बैठना पड़ता था, रियाज करना है तो करना है जी। पर धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट आने लगा जी। तो भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ में है। जी, तो हाँ, ये बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। उस समय लखनऊ में ही रहा करते थे। वाह क्या बात। तो इस मतलब आपका इंस्टीट्यूट बचपन के साथ- लखनऊ में ही? जी जी, जी। बिल्कुल। जी। तो इंस्टीट्यूट के साथ एग्जाम देते गए, सीखते गए, तालीम लेते गए जी। और गुरु शिष्य परंपरा वाली तालीम भी थी एक तरह से कहें। जी, जी, और जी। क्योंकि एग्जाम देना होता था, आपको बाकायदा एग्जामिनर आते थे, जी। आपको पेपर्स लिखने होते थे, तो विशारद की डिग्री इस तरह से हमने हासिल करी। उसके जी। बाद कॉलेज में मैंने म्यूज़िक सब्जेक्ट ऑप्ट किया, जी। उसके बाद एमए करा म्यूज़िक में, फिर उसके बाद पीएचडी करी मतलब वनस्थली म्यूजिक के विद्यापीठ आसपास से। ज्यादा सफर रहा, लेकिन ये जो नृत्य की तरफ मोड़ आया, आपका जी। झुकाव हुआ, वो क्या कोई घटना थी ऐसी? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जी। बचपन में सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, डांस की तरफ भी बहुत रुझान ओके, था। ओके। मूवीज के गानों पे डांस करते रहना, सारा जी। दिन उछलते कूदते रहना। तो जी। मेरी मम्मी मणिपुरी नृत्य सीखती थी जब वो छोटी थी बचपन जी, में, तो उनको जी। ये था कि मैं अपने बच्चियों को डांस तो जरूर सिखाऊंगी। वेरी गुड। तो ये जी। शिक्षा तो म्यूजिक के घर पे मिल जाएगी, जी। पर डांस के लिए उन्होंने फिर हमें, मैं और मेरी बहन, छोटी बहन, हम जी। दोनों को भरतनाट्यम सीखने के लिए पापा लेकर जाया करते थे। काफी दूर था। क्या उम्र रही होगी लगभग? यही कोई 8-9 और ये साल। लखनऊ ही था उस समय? जी जी जी, हम हाँ, लखनऊ में ही बिल्कुल, थे उस बिल्कुल। समय। ये वो तहजीब और कला जी, की नगरी है। तो वो याद आता है, पापा जी। स्कूटर पे लेके हम दोनों बहनों को जाया करते थे। जी। शुरू से ही घर में ये रहा है कि पढ़ाई तो करनी ही करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आप और क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि माँ बाप जी, पहचान बिल्कुल, जाते हैं आप बच्चों का भाग्यशाली कैलिबर। हैं कि आपको तो पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट बिल्कुल किया। बिल्कुल जी, कहूंगी इस बारे जी, में। जी। इस तरफ ऐसे करते करते भरतनाट्यम की तरफ रुझान हुआ और जी। इंटरेस्ट आने लगा। जी। भरतनाट्यम इतनी जहाँ तक वैसे तो आपके लिए नहीं होगी, लेकिन बड़ी कठिन विधा कही जा सकती है भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम को राजस्थान में पहचान कम है, लेकिन बहुत से आप जैसे कलाकार काम कर रहे हैं, तो भरतनाट्यम के बारे में थोड़ा सा। जी, जी। भरतनाट्यम कर्नाटकीय पद्धति का डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है और जी। बहुत ही फेमस है। जी। मुझे कहने में ये गलत नहीं होगा अगर मैं ऐसा कहूँ कि शायद भरतनाट्यम इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म वेरी गुड इन इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल है। देवदासी बिल्कुल। परंपरा चली आ रही है। बिल्कुल, ये है कि देवदासी। नॉर्थ और वेस्ट साइड में इसका प्रचलन थोड़ा कम है। बिल्कुल, वो But- पहले मंदिरों में देवदासी। जी 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 जी, लेकिन साउथ में तो खैर बहुत पूजा ज्यादा। है ये एक तरीके जी, से, और अब बिल्कुल, धीरे बिल्कुल। धीरे यहाँ पर भी इसका काफी चलन बढ़ गया जी है। जी। तो भरतनाट्यम की शिक्षा जो आपने पूर्ण की, और उसका एक कहा जाता है कि उसकी क्लोजिंग जो होती है आरंगेत्रम से होती है। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप आरंगेत्रम तक पहुंची हैं, तो हाँ उस बीच जी। का सफर जो है जी आरंगेत्रम। बिल्कुल, बहुत जी, ही दिलचस्प सफर रहा है। जी तो उस समय मेरे गुरुजी लखनऊ में थे जी। और हम उनके अंडर में तालीम हासिल कर रहे थे। जी, जी। फिर गुरुजी का खैरागढ़ यूनिवर्सिटी जाना हो गया। जी तो जिस दौरान उनका खैरागढ़ यूनिवर्सिटी जाना हुआ, उसी दौरान पिताजी जी। का ट्रांसफर जोधपुर हो गया। ओ जी। अब है यहीं के रहने वाले, तो जी। यहाँ तो कभी ना कभी आना ही था हमें। जी हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ पर उस दौरान मुझे ऐसा कोई गुरु नहीं मिला, नहीं पता चला। जी। तो थोड़े से समय का एक लैप्स आ गया, एक टाइम ब्रेक आ गया। जी। उस दौरान मैंने खाली संगीत को बैठना तो जारी जी, रखा। संगीत जारी था, लेकिन डांस की जो वो थी ललक थी, वो ललक। कैसे पूरी की जाए। जी, तो जी। उस दौरान फिर कथक के गुरु मिले, तो मैंने महुआ दीदी के अंडर में कथक सीखना शुरू कर दिया। जी। बट भरतनाट्यम को मिस तो बहुत करती थी। जी हाँ, जी। गुरुजी वापस थोड़ा सा फ्री हुए तो उनसे कांटेक्ट किया, वापस टच में आने लगी, जाती थी सीखने के लिए, जी। गुरुजी आते थे सिखाने के लिए। जी। और फिर ऐसे करते करते आरंगेट्रम कंप्लीट कर लिया। फिर दूसरी जी, जो आपका भरतनाट्यम का सफर रहा, और आपने अपने गुरु ज्ञानेंद्र दत्त बाजपेयी जी, लखनऊ के बहुत जाने माने गुरुजी हैं, उन्हीं जी। के अंडर में मैंने तालीम हासिल करी है। सुन लेते हैं उनसे कि वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। She is a very good disciple. In fact, she is one of the best students I have ever had. She is very devoted, dedicated, hardworking,
towards her profession as well as her family. She is a versatile lady. She has done her master's and PhD in vocal music, but I think she is a better dancer than a singer. I wish her all the best in her career. पीयूषी जी, जैसा कि आपने कहा कि भरतनाट्यम से कथक की तरफ आ गई, तो कथक और भरतनाट्यम आम जनता शायद नहीं जानती है कि क्या फ़र्क है। थोड़ा सा भरतनाट्यम और कथक के डिफरेंस के बारे में भी। देखिए, भरतनाट्यम और कथक में जो बेसिक डिफरेंस है, जो सबके ले मैन को जो समझ में आ जाए, उस भाषा में बताती हूँ आपको। जी बिल्कुल। भरतनाट्यम कर्नाटकीय शैली का नृत्य है और कथक उत्तर भारतीय शैली का नृत्य है। बिल्कुल। दोनों के ताल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेम वही है, हिंदुस्तानी ताल पद्धति से जो तालें हैं वो कथक में इस्तेमाल की जाती हैं, और इसमें कर्नाटकीय ताल पद्धति जो कि बिल्कुल ही अलग है भारतीय संगीत के जो ताल पद्धति है उससे। इसके अलावा जो गाने के बोल हो गए, कथक में हम संस्कृत, हिंदी, काफी पौराणिक कथाओं को, सूफी और बहुत सारी जो भाषा जो मेन है वो ये वाली यूज की जाती है। मैं सोचता हूँ कि आजकल सूफी वगैरह आजकल ज्यादा है, मतलब हाँ पुराने जो बड़े कथक के उस्ताद लोग जी 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 अब सूफी की तरफ भी कथक में बहुत काम होने लगा है। और भरतनाट्यम में जो है कर्नाटकीय म्यूजिक जी बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिरिक्स से बहुत जल्दी क्या आम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। तो अगर आप भरतनाट्यम सीख रहे हैं तो अगर आप उसका म्यूजिक भी समझें, उसका मीनिंग समझें, तो आप उसको उतने ही अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चूँकि आपका तो 6 साल की उम्र से ही म्यूजिक से भी उतना ही ताल्लुक रहा है, वोकल से भी रहा है, तो ये चीज़ आपको डांस में मैं सोचता हूँ कि बहुत सपोर्ट करती होंगी। जी, ये चीज़ें बहुत सपोर्ट करती हैं। देखिए, जितना जानो उतना अच्छा है इस फील्ड में। तो अब घर में ताल है तो ताल जल्दी ग्रास्प करने का एक वो मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। म्यूजिक जब आप समझते हो तो आप जो कॉम्पोजिशंस है डांस की, जो उसका भाव है, वो आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए म्यूजिक का तो बहुत बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसा कि आपने अभी ताल का जिक्र भी किया, साज और ताल इन पे भी आपका कुछ ना कुछ जरूर कमांड होगा, तो बेसिकली आपको किस साज में और किस ताल वाद्य में इंटरेस्ट? जी देखिए, ताल पे किसी साज पे तो मैं कमांड नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ सीखना जरूर शुरू किया था। अब घर में चीजें होती हैं तो सबको लगता है ये भी आना चाहिए वो भी आना चाहिए, तो तबला सीखना शुरू किया था। 2-3 साल सीखा भी, बट फिर नमस्ते हो गया वहां से। तो ताल समझ जाते हैं, कुछ दिक्कत होती है तो घर में है सब समझाने के लिए, बट इंस्ट्रूमेंट में आगे नहीं बढ़े क्योंकि एक को लेके चलना प्रेफर किया थोड़ा सा वो। पीयूषी जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने डांस में और म्यूजिक दोनों में आपका कमांड है, तो कभी कभी जो इस फील्ड में होते हैं उनका एक सपना होता है जिनका शायद बॉलीवुड भी हो सकता है। जी। तो कुछ ऐसा सपना आपने देखा या उस दिशा में काम किया? या जी, सपना है, बिल्कुल है, और बहुत इच्छा है कि सपने को साकार कर पाऊँ। सपना थोड़ा सा वही जी बॉलीवुड की तरफ तो नहीं है बिल्कुल भी, बट बहुत इच्छा है कि अपनी एक डांस रेपर्टरी हो जहाँ अपकमिंग आर्टिस्ट, मतलब मैं एक इस पोजीशन पे पहुंच जाऊं क्लासिकल डांस के बेस पे, ना कि आजकल जैसे देखते हैं कि आप बॉलीवुड म्यूजिक पे डांस करके आप पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है, जिसके लिए जो सुइटेबल है वो ठीक है, पर मेरी इच्छा है कि क्लासिकल को ही अपना एम बनाकर आगे बढ़ते जाएं और नए नए आर्टिस्ट को मौका देने के लिए एक ऐसा स्टेज मैं खुद बना पाऊँ जहाँ पर लोग आए, जुड़े, प्रस्तुति दें और सैलरीड हों उसी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यंग आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है स्टेज पाना। बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत मेहनत करते हैं, गुरु हम पर बहुत मेहनत करते हैं। शायद एक टाइम पर ये फिर भी आसान होता था, लेकिन आज के टाइम पे शायद बहुत मुश्किल है एक स्टेज हासिल कर पाना। बिल्कुल।
और सुन लेते हैं, देखिए ये इनके क्या विचार हैं आपके बारे में, इनसे भी सुन लेते हैं जी। It's my pleasure to say a few things about Dr. Piyushri Shukla. She's a very young, talented artist. She's a very graceful and elegant dancer of Bharatanatyam and a very good choreographer. She's very versatile, as she has good command over her singing and Kathak too. I know her since a very childhood, and she has done PhD under my supervision from Banasthali Vidyapith, Rajasthan. She's a good human being and a very humble person. I wish her good luck for her bright future. पीयूषरी जी, जैसा कि आपने कहा कि स्टेज प्रोवाइड करने के लिए आप मंच, और शायद इस दिशा में आप काम भी कर रहे हैं, शायद कोई एकेडमी भी आप चला रही हैं, तो जो शॉर्टकट आजकल हर फील्ड में आना चाहते हैं, कोई भी फील्ड हो तो एक शॉर्टकट उनका रास्ता अपनाते हैं, तो ऐसे यूथ जो पर्टिकुलर क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक या उसमें अपना आगे मंजिल हासिल करना चाहते हैं, तो आप क्या सोचती हैं इस बारे में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और शायद मेरे बहुत दिल के करीब क्वेश्चन भी है जी। प्रमोद जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक आर्टिस्ट, देखिए जो भी आर्ट को साधे वो आर्टिस्ट जी, बिल्कुल बिल्कुल, और ये उस आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप अपनी कला में गहराई तक उतरना चाहते हैं, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है जी। या आप पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं कि मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है जी। आपको कुछ नया रच कर लोगों तक पहुंचाने में सेटिस्फेक्शन मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल, या आपको अच्छी कमाई पे सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये बहुत ही सब्जेक्टिव है और हर आर्टिस्ट उस मतलब अपने हिसाब से वो रास्ता आपको चुनना है, वो अपने हिसाब से चुनता है जी। तो मेरे लिए परफॉर्म करना, अपने आर्ट को लेकर कुछ नया क्रिएट करते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल जानती हूँ कि इसमें शायद सफलता देरी से मिलेगी जी, बिल्कुल बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पॉपुलैरिटी शायद इतनी जल्दी ना मिले जी, बट ठीक है, जितने लोगों में हो, अप्रिशिएबल हो, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और आज के यूथ के लिए ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूंगी, अगर वो इसे कंसिडर करें तो बिल्कुल करना चाहिए, उनको आगे बढ़ना जी, है तो, जी कि पहले आप अपने आर्ट को बहुत अच्छे से साध लें। बिल्कुल, सिर्फ अगर मैं डांस करती हूँ तो सिर्फ डांस करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे अपने सब्जेक्ट पे थियोरेटिकल कमांड भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। लोगों को देखना भी बहुत ज़रूरी है, सुनना भी बहुत ज़रूरी है, उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये चीज़ करना, अपना रियाज जारी रखना, ये बहुत ज़रूरी है। पॉपुलैरिटी तो आते आते आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो जिस परिवेश में आप बचपन से पली हैं, लखनऊ के अंदाज में, हालांकि जोधपुर आपका नेटिव प्लेस है जी, तो लखनऊ से एकदम जोधपुर के परिवेश में एंटर किया जब आपने, तो आपकी कला और उसने क्या कोई अलग आपकी सोच को कुछ प्रभावित किया? या कल्चर के मामले में कहूँ तो बिल्कुल उलट पलट। लखनऊ बहुत ही ऐसे मेट्रोपॉलिटन टाइप सिटी रहा है, काफ़ी फ्री इन नेचर, और ये जी, जिस समय मैं जोधपुर में आई थी, पापा का ट्रांसफ़र हुआ था जी, इतनी फ्रीनेस नहीं थी जितनी आज देखने को मिल रही है। बट ये बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे मॉडर्निटी आ रही है। मॉडर्निटी इन गुड टर्म्स इज ऑलवेज गुड जी, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे सेंस में हो तो बहुत अच्छी चीज है, होनी चाहिए। चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो कल्चरल डिफरेंसेस तो थे, बट लखनऊ में क्योंकि हम छोटे थे और मम्मी पापा का काफ़ी वो रहता था, तो इसीलिए उनकी गाइडेंस में करते थे जो भी करते थे। यहाँ आने के बाद हमने खुद को बहुत एक्सप्लोर करा कि हमारे अंदर और क्या क्या क्षमताएं हैं। तो जोधपुर आना जी बहुत फायदेमंद रहा। मैंने यहाँ पर आने के बाद थिएटर किया, थिएटर भी आपने किया? जी बिल्कुल। अर्जुन देव चारण सर के जो एक ग्रुप है रमत, उसके साथ जुड़ी, महुआ दीदी के थ्रू ही जुड़ी। महुआ दीदी के साथ कई सारे नृत्य नाटिकाएं करी, तो अलग अलग डांस फॉर्म और सीखने को मिले। उसके बाद क्योंकि यंग होते हैं तो सोचते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। तो फैशन शोज में एज मॉडल भी पार्टिसिपेट किया, INIFD की तरफ से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करे। तो उस समय बहुत जोश होता है, बहुत एनर्जी होती है, आप हर चीज अच्छे से करना चाहते हैं, वो जरूरी है। धीरे धीरे विद एज, विद मैच्योरिटी आपको समझ में आने लगता है कि आपको किक किससे मिलती है
आपको बिल्कुल बिल्कुल सबसे ज्यादा खुशी क्या करके मिलती है, तो वो मुझे डांस से मिलती है। हाँ, सुन लेते हैं, देखिए आपके डांस के लिए क्या कह रहे हैं। Namaste. Today, I like to say that I feel so honored to express my admiration for the beautiful dancer who is Piyushri Shukla. I have known her since childhood. She was always dancing and inventing all about being so flexible with her leg right over her head. She's a wonderful dancer. And her mother, actually, she's my friend since ever I'm in India. She's a wonderful classical singer. And that is how actually I came to know also Piyushi very close. And I'm very happy that she became such a fantastic Bharatnatyam dancer, but not only Bharatnatyam, also Kathak she does fantastically, and she invents and she does choreographies, really stunning choreographies. She's so highly talented. Her dance movements and gestures are so graceful, and as I said, she's a fantastic choreographer also and a wonderful teacher, a wonderful human being. She's always very humble, polite and helpful, so simple and so talented. So I wish her all success in all her ventures she attempts. I wish her name and fame and happiness, good health all through her life. Namaskar. पीयूषरी जी, जैसा कि आपने बताया कि भरतनाट्यम कर्नाटक शैली और कथक उत्तर भारत शैली है, तो मेरे ख्याल से दोनों की शैली में बहुत बड़ा अंतर है, और जहाँ तक शायद फुट स्टेप्स में भी बहुत अंतर है। तो दोनों की परकाया प्रवेश आपने कैसे किया? दोनों वाकई में बहुत डिफरेंट हैं। भरतनाट्यम में हम हाफ बेंड पोजीशन में डांस करते हैं, कथक में हम बिल्कुल सीधे खड़े होकर करते हैं। भरतनाट्यम में ज्योमेट्रिकल मूवमेंट्स हमें करने होते हैं, और कथक में लास्य का ज्यादा काम है। जब भरतनाट्यम से कथक में आई तो ऐसा नहीं था कि बहुत डिफिकल्टीज आई जी, बट हाँ, कथक से जब मैंने वापस, देखिए भरतनाट्यम छोड़ा तो कभी नहीं था। वो जो गुरुजी का जो लेसन दिया हुआ था, वो माता जी श्योर करती थी कि आपको प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। तो वो कभी गया तो नहीं यहाँ से। हाँ, नहीं, लेकिन ये जरूर हो गया कि कथक के लास्य मूवमेंट जो जब भरतनाट्यम में आने लगे तो गुरुजी ने डंडे से सीधा करा उसको। उन्होंने दिखाया एक अच्छे गुरु की पहचान। बिल्कुल उन्होंने बोला ये नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, अब तुमको दोनों करना है। तो ये तुम डिसाइड करो कि कैसे करोगी। तो फिर मेहनत करी, कोशिश करी, और ऐसा नहीं है मुश्किल है। देखिए बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो दो शैलियों में पारंगत हैं और दोनों को निभा रहे हैं। तो बस रियाज करते समय सावधानी बरतनी होती है और कुछ नहीं। डांस और म्यूजिक और ताल वगैरह, तो कोई ऐसा संस्मरण कभी स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान या आपको कहीं और परफॉर्मेंस के दौरान कभी एप्रिसिएशन या कोई ऐसा संस्मरण? एप्रिसिएशन भगवान की कृपा से मिलता रहा है, गुरुजनों के आशीर्वाद से, सभी के आशीर्वाद से। एक वाकया याद आता है जो मतलब बहुत ही डिफरेंट था। मैं परफॉर्मेंस देके नीचे उतरी और एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति, बहुत अच्छे मतलब अच्छी फैमिली के बुजुर्ग व्यक्ति आए और वो मेरे पैर छूने लगे। मुझे इतना मुझे बहुत बुरा लगा, मैं पीछे हट गई। मैंने कहा बाबूजी क्या कर रहे हैं आप, बहुत बड़े हैं, प्लीज मेरे पैरों को हाथ मत लगाएं। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बेटा आप तो बिल्कुल देवी ही हो। तो मुझे लगा कि शायद मैंने जो भी प्रस्तुति दी है वो शायद कुछ हद तक सार्थक हो पाई है, इसलिए उनको ऐसा लगा है। पर मैंने उन्होंने आपकी कला के पांव छुए थे। जी बिल्कुल। तो मतलब एक वो मुझे बहुत छू गया। तो मुझे ऐसे कुछ घटनाएं होती हैं जो आपको और प्रेरित करती है कि नहीं और अच्छा करना है और बेहतर करना है। जैसा कि आपने अभी मॉडर्निटी का जिक्र किया, और वो मॉडर्निटी सभी डांस फॉर्म में आ गई है, जैसे कथक में भी आ गई है, भरतनाट्यम में भी हमने देखा है काफी परफॉर्मेंस के दौरान। कुछ फिल्मी गीतों के साथ भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जोड़ा है। वो नेगेटिविटी नहीं है, उसको ताल और उसके साथ
बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन भरतनाट्यम में बैठाया। तो आप क्या सोचती हैं? देखिए, मैं चेंज को कभी गलत नहीं समझती हूँ, इसलिए बिल्कुल, क्योंकि अभी की जो जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, जी जी, हम उनको उस समय का सिखाएंगे जो हमसे भी पहले का था। जी हाँ, और जिस तरह से गुरु सिखाते थे बच्चों को, या जो चीजें सिखाते थे बच्चों को, वो शायद उनको एट पॉइंट ऑफ टाइम बोरिंग लगेंगे कि क्या ये भगवान भगवान, क्या ये वही वही। तो हम उनमें कैसे इंटरेस्ट डेवलप करें, उसके लिए हमें कुछ तो नया सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, हम वही चीज बच्चों को कैसे मनोरंजक ढंग में सिखा पाए, ये हमको सोचना पड़ेगा। जी। आज के परिवेश को इंक्लूड करते हुए कैसे उनको उसके साथ कनेक्ट कर सकें, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो ये अगर इसमें चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आजकल कंटेम्प्रेरी बहुत फेमस है, कथक में कंटेम्प्रेरी का बहुत यूज किया जा रहा है, इनफैक्ट भरतनाट्यम में भी बहुत यूज किया जा रहा है। तो अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, उसमें आप अगर ऐसा कुछ यूज करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपकी क्रिएटिविटी झलकती है। पर ऐसी कुछ जगह होती है जहां आपको शास्त्रीयता के साथ जुड़ा रहना पड़ता है। तो वहां आपको जुड़े रहना बहुत जरूरी है, वरना बच्चा ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये ओरिजिनल है कि वो ओरिजिनल है। तो आप ओरिजिनलिटी सिखाएं, उसके बाद बच्चे को छोड़ दें उसकी क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए। ये मान्यता बहुत अच्छी है। पीयूषी जी, एक थोड़ा सा सवाल मेरा ये रहेगा कि दोनों ही शास्त्रीय नृत्य हैं या म्यूजिक है, वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। मैं ऑर्थोडॉक्स टाइप बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने भी कई बार पढ़ा है कि जैसे सूरदास जब खो जाते थे गाते गाते, तो कृष्ण बाल रूप में आके सुन लिया करते थे। पंडित जसराज से भी जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको तो पता ही है ये सब घटनाएं होती। क्या आपको ऐसा कोई महसूस हुआ कभी अपनी परफॉर्मेंस के दौरान, या ऐसा रियाज करते? बिल्कुल हुआ है जी। परफॉर्मेंस के टाइम पे रेयर कहूंगी, ये नहीं कह सकती कि परफॉर्मेंस में एवरी टाइम आप परफॉर्म तो आई कनेक्ट, बट कभी कभी वो एक मोमेंट आता है, मुझे लगता है शायद आप जिस समय भूल जाते हैं कि सामने ऑडियंस में लोग बैठे हैं, वो जो ब्लैकआउट होता है सामने, जब आप उस ब्लैकआउट को ब्लैकआउट ही देखते हैं और भूल जाते हैं कि ऑडियंस है, और आप अपने परफॉर्मेंस में इतने खो जाते हैं, तो शायद आप बहुत इजीली कनेक्ट कर जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये अक्सर होता है प्रैक्टिस के टाइम पे, रियाज के टाइम पे। जी, जब रियाज कर रहे होते हैं तो अकेला कमरा है, आप हैं, बिल्कुल, आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, कुछ धुन सुनते ही लगता है कि नहीं ये तो करना है, और आप शुरू हो जाते हैं अनायास, बिल्कुल, और ज्यादा करीब महसूस बिल्कुल। तो वो एक मोमेंट होता है जब लगता है कि आप देखिए, योगी अलग अलग होते हैं, योगियों का फॉर्म है आंख बंद करके मेडिटेट करना, हम डांसर्स का काम है आंख बंद मेडिटेट करना। जी, आपके ये कला का सफर देश विदेश में कहाँ कहाँ हुआ, और किस किस मुकाम से आपको इस सफर के दौरान अनुभव हुए या गुजरना पड़ा? शुरुआत लखनऊ से ही हो चुकी थी। जी। तो लखनऊ, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर और गुवाहाटी में, एंड बैंगलोर, दिल्ली, मणिपुर, भुवनेश्वर, यहाँ पर भारत की सभी बड़ी मेट्रो सिटीज वगैरह। आपने अपनी डांस यात्रा, म्यूजिक यात्रा के बाद अब आपको एक गुरु के रूप में भी बहुत अच्छी भूमिका अदा कर रही हैं, तो एक गुरु के रूप में आपका क्या अनुभव है, और उस कैनवास पर आपको क्या मतलब बेसिकली बच्चों को एक मैसेज देना है, या उन बच्चों की ज़रूरत के अनुकूल आप ला सकें? जी, गुरु के तौर पर या टीचर के तौर पर बच्चों को रियाज करना, वही शॉर्टकट नहीं हासिल करके, रियाज करके, प्रॉपर रियाज करके, जैसे हमें भी गुरु बताते थे और मम्मी बताती थी कि अगर इतना लेसन दिया है तो उसको तुम थोड़ा और बढ़ाकर, मतलब जितना मैम ने या सर ने सिखाया उसको और अच्छा पॉलिश करके तुम अगर दिखाओगी तो तुम्हारा गुरु तुम्हें और अच्छे से गाइड करेगा और ज्यादा लेसन देगा, वरना वही 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 करते रह जाओगे। तो यही चीज सब पे एप्लीकेबल है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, रियाज, प्रैक्टिस इज द ओनली की, जो कि आपको करना है, आप करेंगे तो आपको आर्ट हासिल होगी। देखिए, कोई बच्चा, हर तरह के बच्चे आते हैं, कोई बच्चा बहुत ही टैलेंटेड होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, ऐसे ग्रास्प कर लेता है। कोई बच्चा होता है बहुत मेहनती होता है, उसके ऊपर मेहनत करते हैं धीरे धीरे उसके अंदर सुधार आता है। एक बहुत फेमस पोएट ने कहा है कि टैलेंट को हार्ड वर्क किल कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो
वो बच्चा जो खुद को टैलेंटेड समझकर और नहीं मेहनत करेगा वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। बिल्कुल। इसलिए टैलेंट और हार्डवर्क दोनों का कॉम्बिनेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। सोसाइटी में एक माहौल बन गया है, या फैशन के बतौर, या अपनी सोसाइटी कंपनी को दिखाने के लिए कि हमारा बच्चा, या खुद के एम्बिशन के लिए बच्चे को इस माध्यम में डालते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे कोई आपके पास आते हैं तो आपका उनके लिए क्या रिएक्शन रहता है और क्या मैसेज है? जी, एक्चुअली सबसे पहले जब कभी पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा बहुत इंटरेस्टेड है, सीखना चाहता है, तो सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे का कोई परफॉर्मेंस देख सकूँ कि बच्चा किस स्तर पर है। जी। उसके बाद ये डिसाइड कर सकते हैं हम कि क्या लेसन स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अमूमन बहुत कई बार छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं क्योंकि क्लासिकल आर्ट बहुत ही एक गूढ़ विद्या है, आप ऐसे ही नहीं दे सकते। नहीं, बिल्कुल गूढ़ विद्या है, बिल्कुल। और बच्चों के हाथ पैर इतने कोमल कोमल, और जब हम भरतनाट्यम बेसिकली स्टार्ट करते हैं तो उसकी कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि टिपिकल और टफ होती हैं। बिल्कुल होती है। तो वो करने में बच्चा खुशी से करे तो अच्छा, अगर वो बच्चे के लिए टॉर्चरस है तो वो गलत है। इसीलिए पेरेंट्स को मैं ये राय देती हूँ कि आप देख लें, 1-2 दिन समझ लें कि क्या उसका रिजल्ट निकल रहा है। अगर मुझे लगेगा कि आगे कंटिन्यू करना चाहिए तो करेंगे, नहीं तो आप बच्चे को रिलैक्स करने दें। जब मतलब आप उनके पेरेंट्स के प्रेशर में ना आके बच्चे के टैलेंट और उसकी सीखने की जो जी नहीं, बच्चा तो सीखेगा, आज नहीं तो कल सीखेगा, लेकिन बॉडी को सफर कराकर माइंड बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हम उसे थोपे दे रहे हैं, नहीं बेटा तुमको ये करना है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि बच्चे को टॉर्चरिंग ना हो, तो एक्चुअली टॉर्चरिंग भी ना हो और वो सीख सके, ग्रेस्पिंग कर सके। क्या उम्र आपके हिसाब से होनी चाहिए बच्चे? देखिए, वेरी करता है। अगर बच्चा एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि किसी किसी को तो ताल का नॉलेज पहले से ही होता है, बॉडी भी इतनी फ्लेक्सिबल होती है, तो ऐसे सिचुएशन में हम 8 साल की उम्र से 7 साल की उम्र से हम ये चीजें शुरू कर सकते हैं। जी। ये मेरे ख्याल से एक एज होती है जब बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है और वो धीरे धीरे चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। आपको मैं एक बताना चाहूँगी बात, मेरी बेटी है, बिल्कुल 5 साल की है। मैंने उसको आज दिन तक नहीं बोला कि तुम ये डांस करो। क्लास चलती है, अगर उसका मन होता है वो आती है, बच्चों के साथ करती है, कभी भरतनाट्यम करती है, कभी कथक करती है, कभी अपना ही कुछ करती रहती है। पर आप मानती तो है ना, अगर वो करती है तो ऐसा तो नहीं उसको फ्री छोड़ दिया? नहीं, मैं उसको बोलती हूँ कि अगर कर रही हो तो ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो जब तक उसके समझ में आता है वो करेगी, छोड़ के चली जाएगी। आई विल नेवर फोर्स हर। बाकी तो वो मुझे अपने साथ डांस ही नहीं करने देती है कि जब मैं डांस कर रही हूँ तो कोई नहीं करेगा। जैसे 7 साल की उम्र में आ गया और उसने एक मुकाम भी तय कर लिया, फिर कई बार देश काल परिस्थिति ऐसी हो जाती है या गर्ल्स की शादी हो जाती है तो उसको वो रेगुलरिटी वो चाहे और ना मिले, तो ऐसे लोगों के लिए क्या बचे? ये मेजरली सभी को कभी ना कभी इशू मतलब जी हाँ, इसके थ्रू गुजरना ही पड़ता है, कभी ना कभी ये चीज होती ही होती है। जी। मैं भी बहुत कंप्लेन करती थी जी। गलत नहीं बोलूंगी कि मैं भी बहुत कंप्लेन करती थी। जॉब है, बच्चे हैं, अपनी खुद की पढ़ाई है, रिसर्च कर रही थी पहले, अब आजकल कुछ 2-3 आर्टिकल्स पे काम कर रही हूँ, तो खुद की पढ़ाई करनी होती है, बच्चों की पढ़ाई देखनी होती है, घर की चीजें होती हैं, ऑफिस का, स्कूल का काम होता है, और 24 घंटे ही पास, और 24 घंटे ही पास होते हैं, तो आप कैसे करेंगे मैनेज? तो शुरू में तो बहुत कंप्लेन करती थी, लोगों को बहाना देती थी, खुद को बहाना देती थी, पर बड़े ही समझाते हैं, तो बड़ों ने ही समझाया तो क्या, डांट को घुट्टी की तरह घोल के पिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, 24 घंटे में से आधा घंटा भी नहीं निकाल पाओ, ये पॉसिबल नहीं है। जी। आपको आगे क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, नहीं मिलती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, खुद के रियाज के लिए आप आधा घंटा आराम से निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी कहती हैं गुनगुनाने के लिए तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम हारमोनियम और तानपुरा लेकर बैठोगी, खाना बनाते बनाते गुनगुना लो, बिल्कुल, बहुत रियाज हो जाएगा। जी हाँ, और सही मायने में वर्किंग लेडीज और जो फैमिली वाली लेडीज होती हैं, हमारे तो काम करते समय ही हम सबसे फ्री होते हैं, तो दिमाग में कॉम्पोजिशन चीजें चलती रहती हैं, रोटी बनाते बनाते कॉन्सेप्ट आते हैं, कोरियोग्राफीज आती हैं, तो
ऑनगोइंग प्रोसेस है। कोई ऐसा सनस्पेंट की रोटी बनाते हुए या कोई इस तरह का हाँ, ख्यालों में खो जाते हैं, कभी रोटी जल जाती है, कभी छोटा मोटा कुछ हो जाता है, लेकिन कॉम्पोजिशन अच्छी है। हाँ, वो उसका काउंटर होता है उसका काउंटर होता है, लेकिन कोरियोग्राफी का पीस अच्छा तैयार हो जाता है। आपने कॉन्टेम्प्रेरी डांस का या जिक्र किया, तो कॉन्टेम्प्रेरी का अगर एक साधारण भाषा में हम कहें तो क्या उसकी परिभाषा है? देखिए, कंटेम्प्रेरी कहें या मॉडर्न डांसिंग कहें, ये एक तरीके का डांस स्टाइल है जिसमें फ्री बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, खूब स्ट्रेचिंग होती है, आप अपने आर्म्स लेग्स एकदम स्ट्रेच करते हैं, और इसके फ्लोर मूवमेंट्स होते हैं, इसके हाई जंप स्लीप्स वगैरह होते हैं। बेसिकली आप गाने को फील करते हुए अपने हाथ पैरों को किसी भी दिशा में कैसे भी घुमाते हुए यूज करते हैं, स्ट्रेच के साथ मूवमेंट्स करते हैं, तो वो कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म बन जाता है। ओके। तो ये कॉन्टेम्प्रेरी डांस के नाम पे आजकल कुछ दुरुपयोग भी हो रहे हैं, या अगर इसको यूं कहें कि जो क्लासिकल फॉर्म है उन पे कॉन्टेम्प्रेरी डांस क्या असर डाल रहा है, या उसका कोई नेगेटिव असर हो रहा है? जी देखिए, ये तो बात सही है। मैंने जैसा कि बताया, अगर मुझे भरतनाट्यम करना है तो भरतनाट्यम सीखना पड़ेगा। ओके। और सिर्फ सीखना ही नहीं, उसे पढ़ना भी पड़ेगा। जी बिल्कुल। उसी तरह वेस्टर्न डांस का कोई भी फॉर्म हो, देखिए डांस मेरे हिसाब से कोई डांस खराब नहीं होता। हर डांस में उतनी ही मेहनत लगती है चीजें सीखने में, बस ये है कि आप कितनी प्योरिटी से वो चीज पकड़ के रखते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन आजकल क्या होता है कि आप नहीं जानते हैं, आपने नहीं करा है, आपको थोड़ा सा आपने यहाँ से ले लिया, थोड़ा सा आपने यहाँ से ले लिया, थोड़ा सा यहाँ से लेकर उसको खिचड़ी बना के प्रस्तुत कर दिया और आपने उसको कंटेम्प्रेरी का नाम दे दिया। तो ये चीजें बहुत हो रही हैं। तो ये सोनली टीचर पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, आप बेशक सिखाएं, पर आप अच्छे से सीख कर सिखाएं। हाँ, तो बीइंग ए टीचर, आप जो ये कॉन्टेम्प्रेरी है इसको कैसे परिभाषित करती हैं? देखिए, चेंजेस इतने आते जा रहे हैं आजकल, क्रिएटिविटी के नाम पर लोग फ्यूजन करते हैं, काफी सारी चीजें करते हैं, अलग अलग चीजें, कुछ नया जिसे हम कहते हैं, ये कुछ नया है, ये कुछ हटकर है, तो कुछ हटके और कुछ नया करने के लिए खिचड़ी तो बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो उस खिचड़ी में अब नमक इस कंपनी का है, दाल इस कंपनी की है, चावल इस कंपनी का है, तो ये सब जो घोलमाल घपला हो रहा है, खिचड़ी है या वो कबूली है, रिच वाली तो ये तो सोली डिपेंड करता है। बट जैसे कि मैंने बहुत पहले ही आपको बताया था कि आप ओरिजिनलिटी से जो चीज है, जो उसका बेसिक नेचर है, जो उसका बेसिक स्टाइल है, वो आप सिखाएं। उसके बाद आप क्रिएटिविटी के नाम पर अगर कुछ करते भी हैं तो करें, लेकिन आप उसे मेंशन करें कि ये हमने यहाँ से लिया है, ये इससे इंस्पायर्ड है और हमने इसको इसमें सम्मिलित करते हुए ये चीज बनाया है। ऐसा नहीं कि आज मैं मेरा जो डांस का तंजावुर स्टाइल का भरतनाट्यम में करती हूँ, तो आज मैं तंजावुर स्टाइल में कला क्षेत्र का स्टाइल मिला दूं और कहूँ कि ये तो मेरी उपज है। दिस इज रॉन्ग। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब उसमें ईमानदारी सभी फॉर्म में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर आप कहीं से आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं तो उसे बताएं। जी, जैसा कि आजकल एक चलन हो रहा है कि सब शॉर्टकट चाहते हैं और ये रियलिटी शोज में ज़्यादा डांस के लिए जाना चाहते हैं, तो इस तरह का ये जो घालमेल सोसाइटी में चल रहा है, तो क्या कैसे मतलब रियलिटी शोज के बहाने ही डांस सीखना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उठाया है आपने। जी, ये पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है और ये बच्चों के लिए भी उतना ही जरूरी है। जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप किसी चीज को सीखने का एक टाइम पीरियड होता है। आप जब ABCD सीखते हैं तब जाकर आप वर्ड्स बनाना सीखते हैं, फिर उसके बाद आप सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर आप पैराग्राफ राइटिंग करते हैं। उसी तरह डांस में हो, चाहे म्यूजिक में हो, चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म हो, सीढ़ी बाय सीढ़ी आप चढ़ते हैं, तब आप जाकर कह सकते हैं कि मुझे वो आता है, मैंने वो सीखा है। रियलिटी शोज से इंस्पायर होके अगर पेरेंट्स जैसे बच्चों को लेकर आते हैं, और ऐसा कई बार हुआ है प्रमोद जी, ऐसा इट हैज हैपेंड एन नंबर ऑफ टाइम्स कि पेरेंट्स आते हैं कि मैम हमें तो बच्चों को सिखाना है, हमारे बच्चे तो बहुत अच्छा डांस करते हैं। हाँ, बस आप उनको थोड़ा सा ये बता दीजिए, होते हैं थोड़ा सा। और एक बार तो गजब हो गई जब पेरेंट्स चाहता था कि एक गाना है, उसका भरतनाट्यम का पार्ट मैं करा दूं, कथक का पार्ट कोई और करा दे, और ये वाला पार्ट कोई और टीचर करा दे, वो वाला पार्ट कोई और टीचर करा दे। जी। और अब
अब मैं चाह रही हूँ कि अगर मुझे भरतनाट्यम का ये पार्ट उसको कराना है तो ये पार्ट कराने के लिए मुझे पता है कि उसको ये सिखाना पड़ेगा, तब जाके वो ये कर पाएगा। बिल्कुल जी। वो कहते नहीं 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 नहीं, आप तो सिर्फ इतना कराइए। तो हाउ इज इट पॉसिबल? आप सोचिए कि आप क्या चाह रहे हैं। आप ये सोचिए कि आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, आप उसको क्या लेसन दे रहे हैं कि नहीं बेटा जी जंप मारो, आप एक वे में मत जाओ। तो ये बच्चे के लिए गलत हुआ जी, ये एक पेरेंट्स के लिए इसलिए गलत हुआ सबसे पहले तो कि आप बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं जी। ठीक है, पॉपुलैरिटी मिलेगी, सब कुछ है, बट आप क्यों नहीं उसको टाइम देते हैं? क्यों आपको बच्चे को बचपन में ही इतना फेमस बना देना है और बच्चे को उसकी आदत लगा देनी दैट आई एम समथिंग, वो उसके उल्टा करियर खराब कर रहे हैं। एग्जैक्टली, व्हाट आर यू? आप एक छोटी सी एज में बेटा आप क्या हो? अभी सीखने का टाइम है, आप सीखेंगे देन यू विल बी समथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेरेंट्स ये जो ओवर एम्बिशन होता है पेरेंट्स का, ये आज आपको नहीं शायद पता चले, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के कोमल मन में ये बहुत घर कर जाता है दैट आई एम समथिंग। फिर वो जो सीखने का टाइम होता है वो निकल जाता है, बच्चा सोचता है कि ये जो कप है ये तो पहले से ही भरा हुआ है, अब आप उसमें क्या डालोगे? और जी। फिर मान लीजिए अगर बच्चा नहीं स्टैंड कर पाता है तो उसको बुरा लगता है जी, वो हर्ट होता है। इसीलिए आप कोई भी इस तरीके के अपने एम्बिशन में फैसले लें तो एटलीस्ट उसके रेपरकशंस सोचें। पीयूषी जी, जैसा कि डांस को आजकल केवल अपनी लाइफ स्टाइल मान के सिखा रहे हैं पेरेंट्स भी और बच्चे भी इसी स्टाइल में, तो क्या लगता है आपको? देखिए डांस फॉर्म कोई भी आर्ट ले लें, चाहे वो ड्राइंग पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, या स्पेसिफिकली अगर डांस की बात करें तो कोई भी क्लासिकल डांस फॉर्म हो जी, ये बच्चों को ग्रूम करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत आपके उठने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, सोचने का तरीका बहुत हद तक हैम्पर करता है, बहुत हद तक उसको इन्फ्लुएंस करता है, आपके व्यक्तित्व में ठहराव लाता है और एक अच्छा, मुझे लगता है अच्छा आचरण रखने का तरीका और हर चीज में आपको हेल्प करता ही करता है। जी बिल्कुल। गीत के साथ आपके किसी भी डांस फॉर्म की एक मुद्रा हम जरूर देखना चाहेंगे हमारे दर्शक। राजस्थानी फोक सॉन्ग है झला से नाम लिया पाके। ओके ओके, अच्छा राजस्थानी में भी आपको उतना ही कमांड है तो उस पे थोड़ा सा आपको करके दिखाती हूँ। जी जी बिल्कुल। झला से नाम लिया पाकी ने अब रुत आई रे, मारी जोड़ी राझला हो मेरे गाने नी राझला, आमलिया पाकी ने अब रुत आई रे झला। पीयूषी जी, आपने आज अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल को दिया और इतनी यात्राएं और बहुत सारी बातें, और ऐसा लग रहा है कि अभी ये बातों की प्यास बुझी नहीं है, लेकिन चूंकि अब वो समय की भी एक मर्यादा है तो हम और उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये सफ़र है इसी तरह जारी रहे और परमपिता परमेश्वर से यही दुआ करेंगे कि आप इसी तरह एक गुरु के रूप में, एक डांस परफॉर्मर के रूप में और म्यूजिक के रूप में आपका ये सफ़र जारी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शंभो स्वयंभो, भो शंभो 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 शिव शंभो स्वयंभो, भो
मामव भवसागर तारक गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूत प्रपंच रहित निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूत प्रपंच रहित निज गुण निहित निधान निज गुण निहित निदान आनंद अतिशय अक्षय लिंग आनंद अतिशय अक्षय लिंग शंभो शिव शंभो स्वयंभो धिमित धिमि धिमि किट किट तोम तोम धिमि किट तरि किट किट धिमित धिमित धिमि धिमि किट किट तोम तोम धिमि किट तरि किट किट मतंग मुनिवर वंदित ईशा सर्वदिगंबर वेष्टित वेशा मतंग मुनिवर वंदित ईशा सर्वदिगंबर वेष्टित वेशा नित्य निरंजन नित्य नटेशा ईशा सबेशा सर्वेशा भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो 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 ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।